मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन। मैं एलिजाबेथ जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक। आज हम 6वीं कक्षा का 7वां पाठ पार नज़र के इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर। इनका परिचय। प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर का जन्म सन 1938 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। जो नर्लिकर है उनका जन्म 1938 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता विष्णु वासुदेव नर्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे तथा संस्कृत के विदुषी थी। क्या है इनके पिताजी का नाम है वसुदेव नर्लिकर। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैथ्स के टीचर थे और इनकी माँ संस्कृत के विदुषी यानी ज़्यादा जानकारी एक पंडित थी। नर्लिकर की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। नर्लिकर की शुरुआती शिक्षा यानी प्राइमरी सेक्शन वाराणसी में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लेने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। क्या है, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज से गणित की उपाधि ली और खगोल शास्त्री एवं खगोल भौतिक में दक्षता प्राप्त की। इन कैम्ब्रिज से मैथ्स की उपाधि भी लिए और जियोग्राफी खगोल शास्त्र यानी जियोग्राफी उसके बारे में भी जानकारी लिए। आजकल ये माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति विशाल विस्फोटक के द्वारा हुई थी, पर इसके साथ साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी एक और सिद्धांत प्रतिपादित है। क्या है, आजकल ये माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी दुनिया की उत्पत्ति विशाल विस्फोट से हुई, यानी विशाल फूटने से विस्फोट से हुई थी। इसके साथ साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी और अनेक सिद्धांत यहाँ पे बने हुए हैं, जिसका नाम स्थायी अवस्था सिद्धांत यानी स्टडी स्टेट थ्योरी है। इस सिद्धांत के जनक फ्रेड हॉयल है। इसके जो ये सिद्धांत लिखे तो वाले हैं फ्रेड हॉयल। आपने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान नर्लिकर ने इस सिद्धांत पर फ्रेड हॉयल के साथ काम किया। इन्होंने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान इंग्लैंड में रहते वक्त नर्लिकर के साथ ये सिद्धांत का काम, इसके साथ ही उन्होंने आइंस्टाइन की अपेक्षित सिद्धांत और मार्क्स सिद्धांत को मिलाते हुए हॉयल नर्लिकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या है, इसके साथ साथ आइंस्टाइन की सिद्धांत और मार्क्स के सिद्धांत को मिला के हॉयल नर्लिकर सिद्धांत का एक रूप दिए। 1970 के दशक में नर्लिकर भारतवर्ष वापस लौट आए और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के कार्य करने लगे। उसके बाद 1970 में नर्लिकर फिर भारत को पलट के आ गए और उसके बाद उन्होंने टाटा से जो जुड़े हुए अनुसंधान हैं, संस्थाएं हैं, फैक्ट्रीज है, उसमें काम करने लगे। सन 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उन्हें खगोल शास्त्री एवं खगोल भौतिक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। उसके बाद 1988 में विश्वविद्यालय के साथ अनुदान आयोग में खगोल शास्त्री एवं खगोल भौतिक अंतर विश्वविद्यालय यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम इनको सौंपा गया। उन्होंने यहाँ से सन 2003 में अवकाश ग्रहण कर लिया। उन्होंने यहाँ से 2003 में यहाँ से चले गए। क्या 2003 में ये मौका उन्होंने प्राप्त कर लिए। नर्लिकर जी के अनेकों देशी विदेशी पुरस्कारों व सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ये नर्लिकर को कई पुरस्कार नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में प्रमुख है स्मिथ पुरस्कार, पद्म भूषण, एडम्स पुरस्कार, शांति स्वरूप पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार,
पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। इस तरीके से इनको कई तरीके के पुरस्कार भी मिले हुए हैं। नर्लिकर न केवल विज्ञान में किए कार्य के लिए जाने जाते हैं, पर वे विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में भी पहचाने जाते हैं। सिर्फ इन्हों विज्ञान जो है उसमें काम करने वालों के लिए जाने नहीं जाते, बल्कि विज्ञान से भी उन्हें लोकप्रिय जाने के ये विज्ञान का काम करते हुए भी इन्हों दूसरों को पहचान देते हैं। साहित्य में विज्ञान का तालमेल कठिन कार्य है। जो हिंदी साहित्य में जो विज्ञान है, फिजिकल हो या जो भी हो, विज्ञान नॉलेज जो है उसका तालमेल बहुत मुश्किल है, किंतु इस कार्य को नर्लिकर ने अपनी लेखनी से सरल बनाया और सामान्य पाठकों को भी विज्ञान की ओर आकर्षित किया। क्या है, इन्हों नर्लिकर जो अपनी लिखावट से यानी आसानी तरीके से सबको समझ में आए तो ऐसा इन्हों लिखते गए और हर एक को भी उनके तरफ आकर्षित करते गए। विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित उनके संग्रह कृष्ण विवार और अन्य विज्ञान कथाएं में उनकी 14 वैज्ञानिक कथाओं को संग्रहित किया गया है। क्या है, विज्ञान को प्रसार करने के लिए कृष्ण विवार और अन्य विज्ञान कथाएं, इसमें से ये किताब है, इसमें से 14 कहानियों को इसमें से लिया गया है, जिसमें उनकी चर्चित कहानियाँ कृष्ण विवार, 9 लाख हार और धूमकेतु भी शामिल है। इसमें उनके चर्चित कहानियाँ यानी उनके मशहूर कहानियाँ कृष्ण विहार, 9 लाख हार और धूमकेतु ये भी ये कहानियों में शामिल है। इनके अतिरिक्त संग्रह में शामिल विज्ञान कथाएं हैं अंतिम विकल्प, दाई सूंड के गणेश जी, टाइम मशीन का करिश्मा, पुत्रवती भाव, अहंकार, वायरस, तरश्मा, ट्राई का घोड़ा, छिपा हुआ तारा, विस्फोट एवं यक्षों की देन, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कहानी का हिंदी अनुवाद श्रीमती रेखा देशपांडे ने किया है। जो अब कहानी पार नज़र की पढ़ने जा रहे हैं, इसका अनुवाद श्रीमती रेखा देशपांडे लिखे हैं। ये कहानी मंगल ग्रह की है। मंगलवासी सतह के लिए नीचे रहते हैं। ये कहानी क्या है, मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह के लोग हमेशा नीचे रहते हैं। वहीं एक लड़का रहता है जिसका नाम है छोटू। वहाँ पे जो मंगलवासियों में से एक छोटा सा लड़का रहता है, उसका नाम है छोटू। उसकी वैज्ञानिक कौतूहलता का यहाँ सुंदर वर्णन हुआ है। उसका जो वैज्ञानिक तरीक़ा है, उसकी जो जानकारी के लिए वो बच्चा जो बेचैन हो रहा, उसके बारे में यहाँ पे कहानी ली गई है। अब अपन पार नज़र के पार्ट में जाएंगे। वह एक सुरंगमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की महानी थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सेक्रेटरी पास लिया और जा पहुंचा सुरंगा में। फिर क्या हुआ, एक बड़ा सुरंगमा यानी अंडरग्राउंड रास्ता है। आम आदमी उसमें से जाने के लिए तो किसी को भी रास्ता नहीं है और जाने का परमिशन नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट में अपने को बताया गया छोटू है, ये छोटू उनके पापा के पास से सेक्रेटरी कार्ड यानी वहाँ का पास ले लिया और वहाँ से सुरंग में पहुँच गया। और उसके बाद वहाँ की हालत क्या हुई, अब उसके बारे में देखेंगे। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। अब छोटू को उनके मम्मा माताश्री बोल रहे हैं, कितनी बार आपसे बोल रहे हैं वो रास्ते पे मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? फिर छोटू पूछ रहा, फिर पापा वहाँ पे हर रोज जा रहे हैं। पापा को काम पर जाना होता है, पापा को क्या है, काम करने के लिए जाना होता। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। हर रोज ये बातचीत चलते रहती थी, पापा क्यों जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जाना, पापा को वहाँ पे काम है इसलिए जा रहे हैं। इस तरीके से छोटू और छोटी की माँ दोनों के बीच में ये डायलॉग्स चलते रहते थे। उस तरफ एक सुरंगमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंगा से
होते हुए काम पर जाया करते थे। एक उस तरफ वो बाजुक पे एक सुरंगमा अंडरग्राउंड रास्ता था। छोटू के पापा काम के लिए वही रास्ते से जाते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। जो आम आदमी है उन लोगों को वो रास्ते से जाने के लिए रोका जाता। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। थोड़े से लोग, गिने चुने लोग ये रास्ते से जा सकते थे और छोटू के पापा भी काम करने वाले थे, तो वही रास्ते से वो चंद चुनिंदा लोग जो है उसमें से इन्हों एक थे, इसलिए छोटू के पापा भी वहाँ से जाया करते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। आज छुट्टी का दिन था। छोटू के पापा घर में काम कर रहे थे। नज़र बचा के चोरी छुपे छोटू ने पापा का सेक्रेटरी पास हथियाया ही लिया और चल दिया सुरंगा की तरफ। और पापा आराम कर रहे थे यानी सो जा रहे थे, तो छोटू उनकी नज़र छुपा के यानी चोरी से वो पास निकाल लिया और वहाँ से सुरंगमा की ओर चले गया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। वैसा तो देखा गया तो इन लोगों की पूरे मकानात कॉलोनी जो भी है अंडरग्राउंड में थे। यह जो सुरंगमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। क्या है, ये सुरंगमा के अंदर दिए जले हुए रहते थे रास्ता दिखने के लिए, और उससे पहले एक बंद दरवाज़ा भी रहता था। वो बंद दरवाजे का सामना करके इन्हों सुरंग में जाना था। दरवाजे में एक खांच बना हुआ था। दरवाजे में एक पास अंदर डालने के लिए, यानी जैसा कि एटीएम मशीन में एटीएम पैसे निकालने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वैसा खांच बने हुआ था। छोटू ने खांच में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। जैसे कि कार्ड वो खांच में डाला और दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंगा में प्रवेश किया। छोटू क्या है, ये सुरंगा में चले गया। अंदर वाले खांच में सेक्रेटरी पास आ पहुंचा था। जो अंदर सेक्रेटरी पास आ गया था उसे उठा लिया। दरवाज़ा खुलने के बाद सेक्रेटरी पास अंदर आया और उन्हें उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। जैसा कार्ड उन्हें उठा लिया वैसा दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। फौरन छोटू क्या है, चारों तरफ नज़र फैला के देखा और वो जो सुरंगमा रास्ता है वो ऊपर के तरफ, ज़मीन के ऊपर के तरफ, यानी अंडरग्राउंड से बाहर निकलने की तरफ जा रहा था। यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। यानी अंडरग्राउंड से बाहर निकल के वहाँ की सैर करने का मौका इसे मिल गया था। मगर कहाँ, लेकिन ये ऐसा कैसा हो सकता, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। जैसे कि उसे मौका मिला था वो फिर हाथ से फिसल गया। सुरंगा में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। वहाँ पे जो हर एक के ऊपर नज़र रखने की जो जानकारी है ये छोटू को नहीं मालूम थी। वो चारों तरफ देखने के लिए सीसी कैमरास वगैरह लगे हुए थे, वो उसे नहीं मालूम था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षण यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। क्या है, पहले जो कैमरे में देखने वाला है उसको एक संदेहास्पद स्थिति लगने लगी। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसा आया, इतना छोटा सा आदमी ये अंडरग्राउंड में कैसा आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र में तुरंत तो छोटी की तस्वीर खींच ली और दूसरे तरफ उन्होंने छोटू की तस्वीर फोटो खींच लिए। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और ख़तरे की सूचना दी गई, और तीसरे तरफ इसकी पूरी तस्वीर की जांच करें और यहाँ पे ये ख़तरा मंडरा रहा बोल के सब लोगों को अलर्ट किया गया। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। ये गतिविधियाँ, ये जो तरीक़े हैं वो सब अनजान, इसे मालूम नहीं है, लेकिन छोटू तो आगे जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़ चले आए। जब तक कोई सिपाहियाँ वहाँ पे इसे पकड़ लेने आ गए। छोटू को पकड़ के वापस घर छोड़ आए।
छोटू को पकड़ लिए और घर को ले लेके गए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। घर पे माँ छोटू का इंतज़ार करते हुए थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। अब क्या है, छोटू को तो सिपाहियाँ पकड़ के लेके आ रहे हैं घर को। अब छोटू की तो खैरियत, यानी उसको मारपीट हो सकती है। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। वो टाइम पे छोटू के पापा वहाँ पे नहीं रहते थे, तो छोटू को माँ डांटती डपटती थी। छोड़ो भी, यानी पिताजी बोल रहे हैं बच्चे को छोड़ो, मैं इसे समझा दूंगा सब, मैं हर एक चीज़ इसे समझा दूंगा ये बच्चे को, फिर वो ऐसी गलत कभी नहीं करेगा, फिर ऐसा गलत काम उन्होंने कभी नहीं करता। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वो क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। जब छोटू को ना समझाने लगे, छोटू जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वो ज़मीन के ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। जो आम लोग हैं वहाँ पे जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है बुरा है, वहाँ पे जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। फिर आम लोग तो नहीं जा सकते, फिर आप कैसे जा रहे हैं वहाँ पे? छोटू पापा से पूछा। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। मैं ज़मीन के ऊपर एक ख़ास किस्म का एक स्पेस सूट रहता, वो पहन के जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। ये जो सूट मैं पहन के जाता हूँ उससे मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। जो ये ऑक्सीजन मिलने की वजह से मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ये जो सूट पहनने की वजह से बाहर की जो ठंड है उससे मैं बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर मैं चलना मुमकिन होता है, और शूज़ भी ख़ास किस्म के हैं, वो पहनने की वजह से मैं ज़मीन के ऊपर चल सकता हूँ। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमारे को एक तरीके की ट्रेनिंग दी जाती। छोटू सुन रहा था, पापा के बातें पूरे छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, ये एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। अब यहाँ पे कहानी बता रहे थे, ये एक टाइम था, वो टाइम पे मंगल ग्रह के सभी लोग ये ज़मीन पे रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद के ये ज़मीन पे रहते भी थे, और किसी की यंत्र की ज़रूरत भी नहीं थी। बगैर किसी ख़ास किस्म के पोशाक के, जो सूट वगैरह हम पहन के जा रहे हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। हमारे पूरक ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। हमारे जो पूर्वज यानी दादा दादी, उन लोग पुराने लोग पूरे ज़मीन पे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे से ये वेदर में चेंजेस आने लगे। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, कई किस्म के जंतुआ पशु पक्षियाँ ये पूरे ज़मीन पे रहते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे, और उसके बाद एक के बाद एक हर एक जीव मरने लगा। इसी परिवर्तन के जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। जो ये परिवर्तन, जो ये चेंजेस है, वो था सूरज में परिवर्तन। सूरज में चेंजेस आया। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। सूरज से हमारे को गर्मी मिल रही और रोशनी भी मिल रही। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। ये सूरज की गर्मी से और रोशनी से अपना गुजारा होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ के प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जो सूरज में जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं, सूरज में चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे यह संतुलन ये पूरे तरीके बिगड़ गए। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। क्या है, ये जो चेंजेस देख के, ये चेंजेस जैसे जैसे होते जा रहे हैं, यहाँ पे रहने वाले
जो भी पशु पक्षियाँ हैं या झाड़ा है या जो भी है, ये पूरे उसका संभाल नहीं सके। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। केवल ये पूरे चेंजेस सिर्फ अपने पूर्वजन यानी पुराने लोग, उन लोगों ने जिसका सामना कर सके। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। जो अपने टेक्निकल के नॉलेज से हम लोग ज़मीन के नीचे घर बना लिए। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये जो ज़मीन के ऊपर जो मिशना लगे हुए हैं, उसके सहारे सूर्य की शक्ति यानी सूर्य की ताकत और सूर्य की रोशनी और उसकी गर्मी, ये सब का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं, उसके सहारे हम ज़मीन के नीचे रह रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। ये जो यंत्र, जो मशीनरियाँ हैं, वो सही तरीके से बिना रुके चलते रहना है। इसके लिए हर एक जने भी इसके ऊपर लगे हुए रहते, यानी होशियार होकर रहते। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्र का ध्यान रखते हैं, जैसे हम जैसे लोग, ये चंद चुनिंदा लोग जो है, उन लोग ये मिशनों के पे नज़र रखते हुए रहते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। छोटू क्या बोल रहा, अगर से मैं बड़ा हूँगा तो ये काम करूँगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, ठीक है पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो और कहेगी ये काम करो, लेकिन इसके लिए खूब पढ़ना होगा और माँ बाप की बात सुनते रहना। बल्कि माँ छोटू से बोल रही थी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए और दूसरे दिन छोटू के पापा काम पे चले गए थे। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदल बदल सा था। छोटू के पापा काम पे चले गए थे। वहाँ जाने के बाद कंट्रोल रूम को देखे तो वहाँ के वेदर पूरा चेंज था, वहाँ का वातावरण पूरा बदला हुआ सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जो शिफ्ट यानी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर को जाने वाला जो दूसरा आदमी है, उन्होंने टीवी स्क्रीन के ऊपर इनको इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। ये स्क्रीन के ऊपर क्या है, एक डॉट दिख रहा था, बिंदु झलक रहा था। वो बताने लगा ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि वो अपनी जगह अड़िंग नहीं रहा है। ये स्क्रीन के ऊपर ये बिंदु जो देख के उन लोग ये है कि ये कोई आसमान से एक तारा नीचे नहीं गिर रहा, क्योंकि कंप्यूटर से ये मालूम हो रहा कि वो जो बिंदु है एक जगह ठहर के नहीं है, वो फैलते हुए जा रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदल ली। पिछले कितने घंटों से हम इसे देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये बिंदु जो है जगह बदलते हुए आ रही है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती के तरफ बढ़ता चला आ रहा है। कंप्यूटर जो इशारा दे रहा उसके तरफ से देखा गया तो, कंप्यूटर के नज़र से देखा गया तो वो जो बिंदु है वो हमारे तरफ बढ़ते हुए आ रही। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, ये तो अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा अपना जो डाउट है वो सामने रखे। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। ये तो डाउट हमारे को भी है, इसलिए अब यहाँ पे आप पूरा ध्यान, पूरी नज़र इस पे रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? अब इन्हों सोचने लग गए, क्या यह सचमुच अंतरिक्ष का यान है क्या? कहाँ से आ रहा होगा ये अंतरिक्ष यान? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन सा ग्रह जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? क्या है ये सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन सा ग्रह जीवों का अस्तित्व बनता? वे कैसा हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? अगर से रह भी गया
तो क्या इतना जल्दी ये डेवलप हो गया क्या अंतरिक्ष यान छोड़ के आने के लिए? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था। वैसे तो हमारे पुराने लोग भी अंतरिक्ष यानों का और उपग्रहों का, सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल करे थे, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। लेकिन ये हमारे लिए अब असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो तो, और इसके लिए जितनी अपने को ज़रूरतमंद है उतना ऊर्जा यानी करंट वो हुआ तो काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। काश ये जो बिंदु आ रही वो क्या है तो अपन नज़दीक से देख सकते हैं। हाँ, अगर वहीं इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा, देखें। हाँ, अगर से वो यंत्र इसी तरफ आ रहा तो हम लोग उसे देख सकते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला, हर पर उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। अब क्या है, वो अंतरिक्ष यान आ रहा और उसके बाद उसमें से एक हाथ निकल रहा, वो हाथ की लंबाई बढ़ते हुए जा रही। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। छोटू के पापा उसे देखते हुए रहे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। वहाँ पे कॉलोनी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को सबको यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया गया था। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह के तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। जो हाल में अपने को इत्तला मिली कि जानकारी मिली कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह के तरफ आ रहे। इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, उसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे आसपास चक्कर मार रहा। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। कंप्यूटर के हिसाब से देखा गया तो अंतरिक्ष यान ये कई करीब के ग्रह से छोड़े गए हुआ हैं। ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करना है, इसका प्लान अपने को बनाना ज़रूरी है। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? अब वहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यानी यूनियंस बने हुए हैं बड़े लोग, उन लोगों से एक पूछ ले रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर, कॉलोनी के पूरों की देखभाल करने की जिम्मेदारी नंबर 1 पे थी। बोलने आरंभ किया, उन्होंने थोड़े कागज़ उठाते हुए कुछ बोलने लगा। इन दिनों अंतरिक्ष यानों को जला कर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। इन दिनों में यानी आज के ज़माने में जो अंतरिक्ष यान है उसको जला सकते, वो ताकत अपने में है, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर से इसको भी जला दिए तो उसकी जानकारी अपने को तो कुछ हासिल नहीं होती। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतारने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। जो अंतरिक्ष यान को बेकार करके उसे ज़मीन पर उतारने के मजबूर होने के लिए कुछ करेंगे तो ये अपने पास ऐसे यंत्र कुछ नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं, लेकिन ये जो अंतरिक्ष यान है खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं, तो उन्होंने बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है, तो उसे बेकार करने की क्षमता अपने में है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है। क्या है, मेरी जानकारी के हिसाब से ये जो अंतरिक्ष यान है उसमें सिर्फ एक यंत्र है, किसी तरह का जीव इसमें सवार नहीं है, किसी तरीके का इंसान इसमें नहीं है या कुछ भी जीव इसमें नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है, जो नंबर 1 बोल रहा है वो बात सही लग रही। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। अब नंबर 2 एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोल रहे हैं, वे बोले हालांकि यंत्र को बेकार कर देने में भी ख़तरा है। और ये साइंटिस्ट उन्हें क्या बोल रहे हैं, ये यंत्र को बेकार करने भी अपने लिए यह ख़तरा है। इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जो अगर से अपन इसको बेकार कर देंगे तो दूसरे ग्रह के लोग जो है वो अपने बारे में पूरा जान लेते हैं। इसलिए मेरी राय
में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। इसलिए मेरा राय यह है कि सिर्फ अपन इसको देखते रहना है क्या करने वाला है। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हाँ, जहाँ तक हम लोग अपने जो अस्तित्व है, जो अपनी नॉलेज है, उसे छुपा के रखना है, क्योंकि दूसरे ग्रह के लोग इसके बारे में पहचान लेंगे और बड़े बड़े यंत्र भेजेंगे, ये अंतरिक्ष यान बड़े बड़े भेजेंगे और इसके ज़रिए से पूरा जानकारी लेंगे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्र को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी क्या है, हम यहाँ पे ऐसी प्रबंध कर लेना है, ऐसे चीज़ें प्रबंध करना है कि यहाँ पे ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि इसे पकड़ सके। यह गलतफहमी उन लोगों को आना है। जो यंत्र है उसको उन लोग बड़े बड़े यंत्र ना भेज सके। और ये भी है कि जिस इस यंत्र को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। ये ज़मीन पे, ये मंगल ग्रह पे ऐसी इतनी कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है कि उससे हम फ़ायदा उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। क्या है, इस तरीके से उन लोग हर एक तरीके की प्रबंध करने के लिए बोल रहे थे। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था की देखभाल कर रहे थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी और उसके बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे जब तक फ़ोन की घंटी बज गई। अध्यक्ष ने चेंज उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमशः एक हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। फ़ौरन फ़ोन उठाए, फ़ोन पे बात करे। उसके बाद ये मीटिंग में बोलते बोलते उन्होंने बोले, अंतरिक्ष एक यंत्र हमारे ज़मीन पे उतर चुका है। वो दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन जो यंत्र उतरा तो दिन छोटू के लिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण दिन था। पापा उस कंट्रोल रूम में ले गए थे। उनके पापा कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमशः एक साफ नज़र आ रहा था। यहाँ से जो अंतरिक्ष यान जो उतरा वो साफ नज़र दिख रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा? पापा छोटू ने, ये यंत्र कैसा अजीब लग रहा, ये हाथ देखिए कितना लंबा होते हुए इधर आ रहा, इसके अंदर क्या होगा पापा? बल्कि छोटू अपने पापा से पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। अभी क्या चीज़ है इसके अंदर ये तो नहीं बता सकते, बल्कि दूर से उसको देख लेते हैं। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वो जो बिंदु है, जो हाथ है, उसके पर बराबर इनके नज़र है और इनका पूरा नियंत्रण यानी पूरा कंट्रोल उसके पर है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। मौका मिलते इसके बाद क्या करना है सोचेंगे, बल्कि छोटू के बाबा बोलते गए। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। क्या है, जैसा कंप्यूटर के कीबोर्ड रहता है वैसा एक कीबोर्ड बताए, उसके पर कई सारे बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यंत्र हाथ बाहर निकाला, फिर अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वो शायद ज़मीन तक मिट्टी उका लेकर चाहता था। वो यंत्र बाहर निकला और उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, वो हाथ की लंबाई बढ़ती जा रही थी और शायद वो ज़मीन के ऊपर की मिट्टी लेना चाह रहा था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। हर एक लोग भी वो यंत्र हाथ जैसा बढ़ा रहा, उसकी मिट्टी कैसा लेके जा रहा, सब देख रहे थे। लेकिन एक आदमी का ध्यान यानी ये छोटू का ध्यान वो यंत्र पे नहीं था और दूसरी ओर था।
छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। जो छोटू का ध्यान पूरा वो कीबोर्ड पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। उसमें से एक बटन दबाने की ख्वाहिश उसको थी, उसे रोक नहीं सका। वो लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। उसमें एक लाल बटन था, वो इसको बार बार उसको दबाने की ख्वाहिश हो रही थी। और सहसा खतरे की घंटी बजी। फौरन वहाँ पे ये खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी और सबके निगाहें वो कीबोर्ड की तरफ पलटे। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। और पापा क्या करें, गुस्से से छोटू को एक कले के पर झापड़ रखे और वो लाल बटन को कंट्रोल में लेके आए। फिर जैसे कि वैसा करें, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। अब क्या है, जो अंतरिक्ष यान से जो हाथ आ रहा था उसकी हरकत रुक गई, वो बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वाक्यांश ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। जो नासा से जो प्रस्तुत हुआ वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित हुआ कि क्या है। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वायुविफंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। यहाँ पे अनाउंसमेंट क्या हुआ, मंगल ग्रह पे जो यंत्र भेजे वो अपना काम कर रहा है। हालांकि किसी के अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। हालांकि ये यंत्र तो वहाँ तक पहुँच गया, लेकिन कुछ वजह से उसका हाथ की हरकत रुक गई। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यंत्र का हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। नासा के जो तकनीशियंस हैं उन लोग इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं और उसका हाथ दुरुस्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद फिर ज़मीन पे जो अखबार न्यूज़पेपर हैं उसमें क्या छपा हुआ है वो भी देखिए। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। नासा के जो तकनीशियन हैं उन लोगों को रिमोट कंट्रोल से वो जो हाथ को दुरुस्त करने का मौका मिल गया। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठा करने का काम आरंभ कर दिया। जो यंत्र वहाँ पे रुके हुआ था वो वहाँ के मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने जुटाने का काम शुरू कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। जो ज़मीन पे जो साइंटिस्ट हैं जो मंगल ग्रह की मिट्टी से जानकारी करने के लिए, उस मिट्टी की जानकारी करने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी को अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। उन लोगों को ये भरोसा था कि उन लोगों के नतीजे पे ये निकलता क्या बोल के सोच रहे थे कि क्या ज़मीन के ऊपर जैसे इंसान है उसी तरीके से जो जीव जंतु जो ज़मीन पे है उसी तरीके से यहाँ मंगल ग्रह पे भी ये अस्तित्व होता क्या। ये प्रश्न आज भी एक रहस्य है। ये जो सवाल उठा था जो ज़मीन के ऊपर जो जीव राशि है वो मंगल ग्रह पे भी है क्या, ये सवाल आज भी उसी तरीके से रह गया। आज का ये पाठ यहाँ पे समाप्त।